नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट में शांति मानो ऐसा ख्वाब बन गई है जो हकीकत की जमीन पर उतरते ही दम तोड़ देती है। 40 दिनों का भीषण युद्ध, हजारों लाशें, मलबे में तब्दील होते शहर। ये लगा था सीजफायर जख्मों पर मरहम लगाएगा, लेकिन नेतन्याहू की जिद और अड़ियल रवैये ने अमन की उम्मीदों पर फिर से बारूद छिड़क दिया। आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जो इस बात की गवाही दे रही है कि मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या फिर महाविनाश का नया अध्याय शुरू होगा। और ये है वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर, अमन के लिए टेबल सज चुकी है, सफेद झंडे लहरा रखे हैं, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। क्या ये वाकई सुलह की मेज है या फिर 28 फरवरी जैसा कोई नया छल? दुनिया भूली नहीं है, पिछली बार भी बातचीत मुकम्मल होने वाली थी, लेकिन फिर 40 दिन तक सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम। जो दूसरी तस्वीर है, पहले ईरान ने कंडीशन की दीवार खड़ी कर दी। तेहरान का दो टूक कहना है कि जब तक लेबनान और इजरायली हमले नहीं रुकेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और ऐसे ही हालात तीसरी तस्वीर के दर्शाते हुए। सबसे खौफनाक तस्वीर, हॉर्मुज के समंदर में फिर वही पुराना बवंडर लौट आया। ईरान ने तेल के जहाजों पर ब्रेक लगा दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। तो क्या ये भड़कने वाली आग एक बार फिर से यहाँ पर तनाव का माहौल बनाएगी? ये कहा जा सकता है। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आक्रमण की बड़ी खबर। वार्ता से पहले इजराइल ने फिर लेबनान पर किया है बड़ा हमला। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness if you तो इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ इजराइल ने फिर लेबनान पर हमले किए। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का अटैक और लेबनान के कई इलाकों में गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। दक्षिणी लेबनान के हब्बा शहर में भारी तबाही का मंजर एक बार फिर नजर आता है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं किस रूप में एक बार फिर से बड़े हमले जारी हैं। और यही वजह है कि सीज फायर पर सस्पेंस है, बातचीत पर सस्पेंस है। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि लेबनान शामिल नहीं है बातचीत में, लेकिन दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे कोई बातचीत नहीं होगी। और पीस टॉक के लिए अमेरिका से जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ता के लिए अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं और कल वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में सीज फायर पर बातचीत होगी और जेडी वेंस ने कहा कि हम बातचीत के लिए उत्साहित हैं। ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत होगी। खेल खेलने की कोशिश अगर की तो करारा जवाब भी मिलेगा। ये बात भी एक बार फिर से स्पष्ट कर दी गई है। तस्वीरें उस समय की जब जेडी वेंस रवाना हुए थे यूएस से, और यूएस से रवाना होने के पहले उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद रखते हैं कि ईरान के साथ में सकारात्मक बातचीत हो। लेकिन उन्होंने इस बीच एक चेतावनी भी दी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर खेल खेलने की कोशिश की तो कड़ा जवाब दिया जाएगा, उसके लिए भी तैयार रहना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस समय आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। बड़ी खबर, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तैनाती बढ़ा दी है। इस समय की बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी खबर क्या है? दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाई है। यूरोप से अतिरिक्त सैनिक अब मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं और यूरोप से अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं। मिडिल ईस्ट में अब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। क्या ये धोखेबाजी, दगाबाजी है? एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ सैनिकों की बड़ी टुकड़ी एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तैनात की जा रही है। आखिर इसके क्या मायने हैं, ये बड़ी बात है। अब समझिए क्या जो सीज फायर की बात कही जा रही थी, सीज फायर हुआ भी है या नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही सीज फायर का एक तरह से ऐलान किया गया, उस सीज फायर के बाद भी कई बड़े हमले होते रहे, कभी इजराइल में तो कभी अलग अलग जगहों पर तो कभी ईरान के ही अंदर। और लगातार हम देख रहे हैं कि एक तनाव का माहौल है और उसके ऊपर से ये हालात जहां पर बड़े सैनिकों की टुकड़ी यूरोप से भेजी गई है।
तो क्या ये सीज फायर के नाम पर भ्रम फैलाया गया है? शांति वार्ता सिर्फ छलावा है और उसके पीछे ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बताती हूँ। दरअसल माना जा रहा है कि अब अमेरिका यूएस ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। मिडिल ईस्ट में अभी भी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और इसके अलावा अब तो यूरोप से अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी मिडिल ईस्ट भेजी गई है। मिडिल ईस्ट में अभी 50,000 सैनिकों की मौजूदगी है और माना जा रहा है कि जिन समझौतों के लिए अब मेज पर आया जा रहा है, अगर वो समझौते नहीं हुए तो अमेरिकी हमले को तैयार हो जाएंगे। बार बार सीजफायर के उल्लंघन से अब हालात और भी ज्यादा उलझते हुए नजर आते हैं। अब समझिए, जब जब बातचीत तब तब जंग हुई। ओमान की मध्यस्थता आपको याद होगी, ओमान में मध्यस्थता चल रही थी, बातचीत हो रही थी, लेकिन इस बीच क्या हुआ? इस बीच हमला कर दिया गया। फरवरी 2026 में जिनेवा में यूएस और ईरान आमने सामने थे बातचीत के लिए। माना जा रहा था कि मध्यस्थता के जरिए बातचीत होगी और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन क्या हुआ? फरवरी में एक तरफ मेज पर बैठकर बातचीत थी, 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया। अब 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता प्रस्तावित है, लेकिन आखिर इसमें क्या होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इन पूरी परिस्थितियों, तनाव के बीच में बातचीत का माहौल, लेकिन लगातार तनाव है। सीज फायर का शोर था, दुनिया को लग रहा था कि बारूद की गंध अब खत्म होगी, लेकिन नेतन्याहू के इरादे तो कुछ और ही थे। जब दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, ठीक उसी वक्त इजराइल ने बेरूत को नर्क में तब्दील कर दिया। महज 10 मिनट और 100 से ज्यादा मिसाइलें, बेरूत की आसमान छूती इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शहर की घनी बस्तियां खंडर बन गईं। बगैर किसी चेतावनी के हुई इस बमबारी ने उन मासूमों को भी नहीं बख्शा जो अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे। अस्पतालों में लाशों का अंबार है, ऐसी लाशें जिनकी शिनाख्त तक मुमकिन नहीं है। क्या ये हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग है या लेबनान के वजूद को मिटाने की साजिश? देखिए रिपोर्ट, बेरूत का महा कत्लेआम। बेरूत की घड़ी में कल दोपहर के वक्त मौत का अलार्म बजा। अभी लोग सीज फायर की खबरों पर राहत की सांस ले ही रहे थे कि आसमान से इजरायली मौत बरसने लगी। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने महज 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। ये हमला इतना भीषण था कि बेरूत का भूगोल बदल गया। जहां आलीशान इमारतें थी, वहां अब सिर्फ मलबे और पत्थरों का ढेर है। नेतन्याहू की हठधर्मी ने ये साफ कर दिया कि वो सीज फायर से पहले लेबनान को उस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं हो। रिहायशी इलाकों को इसी तरह निशाना बनाया गया जैसे वहां दुश्मन की फौज खड़ी हो, जबकि वहां रहने वाले थे निहत्थे नागरिक, मासूम बच्चे और अपने घरों में कैद महिलाएं। इन तस्वीरों को देखना कलेजा फाड़ देने जैसा है। अस्पतालों के गलियारों में ऐसी चीखें सुनाई दे रही हैं जो सदियों तक लेबनान के आसमान में गूंजेगी। धमाकों की भयावहता ऐसी थी कि लाशों की पहचान करना नामुमकिन हो गया। कहीं हाथ बिखरे हैं, कहीं जिस्म के अंग। डॉक्टर और नर्स खुद बेबस हैं। विडंबना देखिए, जो हाथ मरहम लगाने के लिए थे आज वो खुद लहूलुहान है। अब तक 50 से ज्यादा चिकित्सा कर्मी इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं और 150 से ज्यादा जख्मी हैं। जब रक्षक ही नहीं बचेंगे तो भक्षक की क्रूरता का अंत कौन रोकेगा? ये जंग का वो चेहरा है जहां इंसानियत को बंधक बना लिया गया। नेतन्याहू की जिद ने लेबनान की सदियों पुरानी बस्तियों को उजाड़ दिया। ये बर्बादी ऐसी है जिसकी भरपाई आने वाले कई नस्लें नहीं कर पाएंगी। खंडहरों के नीचे सिर्फ ईंट पत्थर नहीं दबे हैं, बल्कि दफन हो गए हैं हजारों सपने और एक देश की मुस्कान। इजराइल ने लेबनान को खंडहर बनाकर ये संदेश दिया है कि उसकी ताकत के आगे इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। सीज फायर की मेज पर बैठने से पहले
बेरूत को लाशों के ढेर पर बिठा देना बताता है कि नेतन्याहू का एजेंडा शांति नहीं बल्कि पूर्ण विनाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और देखिए, एक तरफ बातचीत की बात है तो दूसरी तरफ हमले लगातार जारी है। ये सीज फायर है या फिर धोखा? एक्सपर्ट्स की क्या राय है जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में दो खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं, एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से। रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, और पाकिस्तान से रिटायर्ड मेजर शेख नदीम मेरे साथ में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। आशीष सहाय सर, आपसे शुरुआत करते हुए, एक तरफ बातचीत है तो दूसरी तरफ हमले लगातार जारी हैं। सर, ये सीज फायर है भी या फिर सिर्फ छलावा नजर आता है? देखिए नैना, इजराइल की एक पद्धति है, वो सिविक है या बारबैरिक है, इस पे डिबेट हो सकता है कि कौन किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, लेकिन उनकी एक पद्धति है। 28 फरवरी को याद रखें, उन्हें जब ये खबर मिली कि उनके प्राइमरी टारगेट्स एक जगह इकट्ठा हैं, तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि उस वक्त डिस्कशंस चल रहे थे और उस समय हमला करना वाजिब है या गलत है, वायलेशन है। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने उस टारगेट को उड़ा दिया। ठीक इसी तरह जिस हमले का आप जिक्र कर रही हैं, उनके पास हार्ड इंट है कि हिजबुल्लाह का कुछ बहुत स्पेशल गतिविधि अलॉन्ग विथ मेजर क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव्स इस सिविल इलाके में, इस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूं, सदर्न बेरूत। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कल की वार्ता में क्या होगा, सीज फायर का क्या होगा। आईडीएफ इंडिपेंडेंटली अपनी एक पद्धति पे काम करती है, सिंगल पॉइंट फोकस होता है, और उन्होंने ये मिसाइलों की बौछार कर दी। अब हम ये डिस्कस कर सकते हैं सही था गलत था, सिविलियंस कितने मरे, मासूम बच्चों की जान गई, तो इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही बारबैरिक एक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में ये देखना पड़ेगा और इजराइल को ये बताना भी चाहिए कि उनके पास वो हार्ड इंट क्या थी, कब आई, और क्यों उन्होंने बिना वार्निंग के इस तरह का हमला किया। क्या ये ठीक वैसे ही हो सकता है कि जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पे कहा कि इमिनेंट डेंजर था, ईरान हम पे परमाणु हथियार चलाने वाला था। उनको अपनी कांग्रेस को और इस देश दुनिया को बताना पड़ेगा कि वो इंट कहां से आई थी, किस फॉर्म में आई थी और क्या टाइमलाइंस थी। ठीक उसी तरह इस गतिविधि के लिए जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आशीष जी, एक और बात, क्या ये पॉसिबल ऐसे समय में संभव है जब इजराइल ही उस मेज पर बातचीत के लिए ना हो, वहां जहां पर जिसको मुख्य तौर से होना चाहिए बातचीत के लिए, जो पूरा एक तरह से ये वॉर ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें जो मुख्य शीर्ष है वो गायब है? नैना, मुझे कोई एम्बिग्विटी नहीं है, और आपके दर्शकों के लिए और दुनिया के दर्शकों के लिए जो आपका चैनल देखते हैं, मैं ये बता दूं, इजराइल और लेबनान का बायलैटरल ट्रूस हुआ है 2024 में। उस ट्रूस के बीच बीच में वायलेशंस हुए हैं दोनों तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। ठीक है। एक बायलैटरल ट्रूस के होते हुए इस बायलैटरल गतिविधि का, चाहे हम हिजबुल्लाह के अटैक्स देखें या इजराइल आईडीएफ के अटैक्स देखें बेरूत में, सदर्न लेबनान में, दूसरे ट्रूस में इसको डालना इल्लीगल है, अनलॉफुल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो एक लड़ाई चल रहा है, उसके ट्रूस को इजराइल और लेबनान, एक्चुअली लेबनान नहीं, इजराइल और हमास का जो ट्रूस चल रहा है 2024 से, उसके साथ दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। जी ना। ठीक है, ठीक है। मैं शेख नदीम का रुख करूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूं। इस समय आक्रमण की वॉर ब्रेकिंग अमेरिका ईरान वार्ता में चीन की भी अब एंट्री हो चुकी है। जी हां, इस समय की बड़ी अपडेट जान लीजिए। चीन का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद में मौजूद रहेगा जब चर्चा है। वार्ता में चीन का डेलीगेशन भी शामिल होने वाला है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो ये मीडिएशन, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर हुआ तो माना जा रहा था कि उसमें चीन की बड़ी भूमिका थी, खासतौर से ईरान से बातचीत करने के लिए, ईरान को मनाने के लिए। ईरान से आखिरी समय में चीन की तरफ से बातचीत की गई और ये कहा जाए कि इस पूरे सीज फायर का जो मुख्य रोल है वो चीन का रहा, क्योंकि जब बातचीत नहीं हो पा रही थी तो चीन ने ही व्हाइट हाउस में कॉल किया और उन्होंने कहा कि हम पहल करके कोशिश करना चाहते हैं, और उसके बाद में बाकायदा बड़ी भूमिका निभाई गई। सीधे सीधे ये कहा जाए ईरान से बात करते हुए। मेरे साथ में मेजर शेख नदीम भी मौजूद है। मेजर शेख नदीम, कहीं ऐसा ना हो कि चीन अगर शामिल हो रहा है तो क्रेडिट वाली बात जो है वो फिर से पाकिस्तान के हाथ आते आते वापस चीन के पास चली जाए?
नैना जी, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और आपका ये जो प्रोग्राम देखा तो आज मुझे पहली दफ़ा ऐसा लगा कि मैं आप लोग के साथ ही बैठा हूँ, यानी मैं अपोजिशन में नहीं हूँ, वरना मैं हमेशा एक अकेला अपोजिशन में वाह। होता। आशीष साहब ने भी जो बात की और आपने जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई कि ये जो बारबेरिक एक्ट था और जिस तरह से आप लोगों ने इसको कंडेम किया, तो मैं उसके लिए आपको सल्यूट करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि बिल्कुल एसपी साहब ने सही फरमाया कि इनके दरमियान ट्रूस भी थी और वो 2024 से प्रिवेल कर रही थी, और ये अभी इन्होंने दोनों पार्टीज ने जो है उसको ब्रेक भी किया और इसकी वायलेशंस भी हुई। बिल्कुल ऐसा हुआ, और ये इसराइल ने जानबूझकर किया। और ये उसने, आप देखिए कि ये फ्रंट उसको जब आइडिया हो गया, उसने सेंस किया कि अमेरिका जो है उस वर्ल्ड पे आ गया है जहां वो सीज फायर करना चाहता है, तो उसने ये एक नया फ्रंट खोल दिया, क्योंकि ये इसको पीस टॉक को सबोताज करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, जैसे अभी अभी आपने डिस्क्लोज किया कि चाइना का जो डेलीगेशन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह करे, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो पावरफुल है और ईरान के बहुत क्लोज है। ठीक है, अमेरिका भी उसकी बात को वेटेज दे सकता है और उसकी गारंटी के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, और ईरान भी उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकता है। ऑल्दो पाकिस्तान एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है, इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है। द पर्पस, जिस तरह से आपने बताया कि इस ब्रूटल वॉर को कॉन्क्लूसिवली एंड करना है, द पर्पस इज टू एंड, ठीक है, ये वॉर हो और इस एरिया के अंदर, इस रीजन में पीस प्रीवेल करे। जो इंसानों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो इनोसेंट पीपल जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिनकी हलाकतें हो रही है, एटलीस्ट वो बचाई जाए। और इंसानियत को इस वक्त बचाना मकसद है, क्रेडिट इस वक्त नॉट एट ऑल द पर्पस। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देती हूं। और बड़ी खबर यह है कि शांति वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी है ईरान को। जी हां, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अगर डील नहीं हुई तो दर्दनाक चोट देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है, अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान हार चुका है, ये बात एक बार फिर से दोहराई गई है। ये उसी तरह के शब्द हैं जो अब से कुछ देर पहले जेडी वेंस के समझ में आ रहे थे। जेडी वेंस ने कहा है कि अगर बातचीत पॉजिटिव हो, ये उम्मीद है, अगर ऐसी नहीं हुई तो उसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तो क्या ये कहा जाए कि पहले कभी गोली कभी धमकी के नाम पर सीज फायर है, या ये सीज फायर के बाद में अब जो बातचीत है वो भी क्या इसी रूप में नजर आती है? ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अब जल्दी से क्विक रिएक्शन आशीष साहे जी इसी पर आपको, क्या ये दबाव में आकर धमकी के साथ में बातचीत हो रही है क्या? नैना, ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है ट्रंप का और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। जब आप टॉकिंग टेबल पर आते हैं तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह की धमकियों का इस्तेमाल नहीं करते। नेगोशिएटिंग टीम्स में नेगोशिएटिंग मेंबर्स की ट्रेनिंग होती है, फॉर्मल ट्रेनिंग, किस तरह की भाषा, किस तरह की मुद्राओं का इस्तेमाल करना है, किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ऐसे समय में ये सिर्फ अपने होने वाली भाषा, अपनी जो टॉक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये इमैच्योर लोग हैं, इनको एक्सपोजर नहीं है, इनको ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए ये अच्छा होता कि कुछ देर के लिए ये चुप रहते, जैसे ईरान ने मैच्योरिटी दिखाई है। जब से सीज फायर शुरू हुआ है, एक सिंगल शॉट फायर नहीं किया ईरान ने। हाँ, उन्होंने वर्बली जरूर बताया है कि अगर हम पे हमला हुआ या अगर लेबनान पे और हमले हुए तो हम सीज फायर का उल्लंघन कर सकते हैं, बट उन्होंने भाषा की मर्यादा को क्रॉस नहीं किया है। ट्रंप को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, उनको भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है, और वो ये नहीं समझ रहे कि ये जो एक्टिविटी इस समय हो रही है पिछले 40-42 दिनों से, उसमें पूरी दुनिया का सेफ्टी इन्वॉल्व है, और इस समय उनको कभी कभी अपनी भाषा की मर्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और सर, यही तो बातों की, भाषा की मर्यादा और अपने बर्ताव की मर्यादा लगातार लांघ जाते हैं, और ये तस्वीर चाहे बात अमेरिका हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ से नजर आ रही है। मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, एक और बड़ी खबर बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि उसका जवाब दिया जाएगा, तो अब बड़ी खबर ये कि ईरान से भी पलटवार आ चुका है। मुस्तफा खामनेई ने पलटवार किया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। अमेरिका से जंग में ईरान की जीत हुई है, मुस्तफा खामनेई ने कहा। उन्होंने कहा, झूठे वादे करने वालों से सावधान रहे, मिसाइल सेना पर कोई समझौता नहीं होगा, कतई नहीं होगा। हॉर्मुज पर बेहतर प्रबंधन बनाने की हमारी कोशिश जो थी वो है और हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो ये कहा जाए, अभी भी तेवर बहुत ज्यादा सख्त हैं, एक दूसरे को डाउन करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो बड़ी बात तो यही कि आखिर क्या भरोसे की कमी है यहाँ पर। इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ मैं जल्दी से मेजर शेख नदीम से। सर, आपसे भी क्विक रिएक्शन यही जानना चाह रही हूँ, जब ट्रस्ट डेफिसिट है तो फिर किस आधार पर बातचीत हो रही है? अगर भरोसा नहीं है, क्या धमकियों के बल पर एक दूसरे को मनाने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, मैं सर आशीष की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा रिस्पेक्ट के साथ कि जब निगोशिएशन टेबल पे आया जाता है तो मैक्सिमल लिस्ट का जो है वो आप पोज करते हैं, अपने प्रपोजल्स देते हैं और आप उसके साथ आते हैं और आप प्रेशराइज करते हैं एक दूसरे को वर्बल कमेंट्स के साथ भी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अमेरिका तो खैर, आप पहले दिन से आपने बड़ी अच्छी बात की कि ही हैज सम मेंटल प्रॉब्लम एंड इज अ वेरी वोलेटाइल पर्सन, ठीक है, और स्टिल हमें ये खतरा होता है कि किस वक्त ये यू टर्न कर जाएगा, किस वक्त क्या ये एक्शन कर जाएगा। तो नोबडी कैन ट्रस्ट हिम, इवन वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम, बट एट लास्ट somehow the other JD Vance is coming, he is bit mature person और इनका जो स्टैंड है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट भी उसमें खड़े भी होंगे। तो इनका जब तक जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इनकी स्टेटमेंट से अगर आप उनको देखेंगे तो वो काफी जो है वो इस जंग के खिलाफ आपको नजर आएंगे। वो शुरू से थी, लेकिन क्या उनकी चली? बात तो ये है मेजर शेख नदीम साहब की, क्या JD Vance की चली है अभी तक? और जो बातचीत की मेज पर भी कुछ होगा वो भी चलेगी क्या? वो शांति की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उड़ाने भिड़ाने फोड़ने की बात करने लग जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अभी भी JD Vance अपने तौर पर किसी भी चीज को अप्रूव करने की यहाँ पे पोजीशन नहीं रखते। वो वहां से गाइडलाइंस लेकर आए हैं, ब्रीफिंग लेकर आए हैं, उनको जो बताया गया है कि किस चीज के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है और किस चीज के ऊपर उन्होंने जो है वो स्ट्रिक्टनेस दिखानी है और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ही नोज व्हाट आर द लिमिट्स और वो उसी के अंदर रह के करेंगे। लेकिन एक चीज का जरूर आप देखेंगे कि JD Vance का आने का मतलब ये है कि द मैटर इज टेकन एज वेरी सीरियसली। अमेरिका इस मामले में सीरियस है और JD Vance को भेजने का मकसद यही है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जब आ रहा है तो थिंग्स आर डेफिनेटली टेकन एज वेरी सीरियस। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो है, लेट्स होप सो। हाँ, तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं, बट जिस तरह से सर आशीष ने बताया है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दी he has some mental problem, तो हम ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, बट अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ही बहुत ढेर सारी ये कहा जाए राहतें पाकिस्तान को दी है। डोनाल्ड ट्रंप की ही वजह से अभी आपके खुद ही जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तो कसीदे गढ़े रहे थे, उनको नोबेल पीस प्राइज दे चुके हैं। ईरान और इन सारी परिस्थितियों का पहले से जानकारी थी, फिर भी नोबेल पीस प्राइज पर आप फोकस कर रहे थे। अगर उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वेल, मैं जल्दी से अपने दर्शकों को ये भी बता देती हूँ कि एक तरफ जब बातचीत चल रही है तो बातचीत पर, वार्ता की मेज पर आखिर कौन कौन शामिल होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, इस शांति वार्ता में कौन कौन है, आइए जल्दी से आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पहले समझते हैं टीम अमेरिका में कौन है। टीम अमेरिका में JD Vance आ रहे हैं, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, जेरेड कुशनर आ रहे हैं, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की भी मौजूदगी इस दौरान रहने वाली है। टीम ईरान से ये बताया जा रहा है अब्बास अराक्ची आ रहे हैं और संसद के जो सदस्य हैं, जो स्पीकर हैं गालिबाफ, वो आ रहे हैं। पाकिस्तान चूंकि यहाँ पर ये कहा जाए मीडिएशन की भूमिका में है और बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाने की कोशिश है, तो ऑफकोर्स की पर्सन आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ होंगे। तो शांति वार्ता में ये एक बड़ा चक्र है जो इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेगा। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार सस्पेंस बना हुआ था, ईरान की तरफ से ये कहा गया कि वो इस चर्चा में शामिल नहीं होने वाले हैं। लेकिन एक तरफ सीज फायर वार्ता को लेकर अब तुर्की का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। वॉर ब्रेकिंग सीज फायर में लेबनान को शामिल करने की बात तुर्की की तरफ से कही गई है। तुर्की ने कहा है कि युद्ध विराम से मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, इसीलिए युद्ध विराम पर आगे बढ़ना चाहिए। बातचीत करने वाला रवैया रखना बहुत जरूरी है, सभी पक्ष बातचीत वाला रवैया रखें। लेकिन क्या ये संभव है? बड़ा सवाल ये, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं तो धमकी का जवाब डबल धमकी के साथ में ईरान से आ जाता है। धमकाने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर हालात है, एक तरफ सीज फायर पर तुर्की का बयान है कि लेबनान एक तरह से शामिल हो, लेकिन इसके बावजूद ये स्थिति बनती हुई नजर नहीं आती है। जल्दी से आशीष साहे सर, मुझे एक बात जल्दी से समझा दीजिए। बार बार लेबनान का ही जिक्र है और यही वजह है कि सीज फायर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। अब बात यह कि आखिर इजराइल को इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया, या वो हुआ नहीं, या पाकिस्तान की तरफ से नाराजगी रही, इजराइल की तरफ से नाराजगी रही, जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे सभी के सामने है। लेकिन इजराइल की गैर मौजूदगी क्या शांति लेकर आ सकती है मिडिल ईस्ट में? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रखा है ऑफिशियली टू टेक अ स्टैंड फॉर हिम। पहली बात तो इजराइल को वो क्या सुनते हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू सुनते हैं? क्योंकि जब सीज फायर की बात हुई हमले तो लगातार जारी है।
नहीं, उन्होंने ईरान पे एक भी हमला नहीं किया है और उन्होंने कैटेगरिकली बोला था कि हम ईरान पे हमले नहीं करेंगे। उन्होंने रिस्पेक्ट किया है और उसको पब्लिकली बोला है। उन्होंने अपना, उनकी बहुत क्लैरिटी है कि हिजबुल्लाह के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी है, वो चलती रहेगी। और ये मिशन जो रोरिंग लायन उन्होंने नाम दिया था अलॉन्ग विद एपिक फ्यूरी, उसमें उन्होंने एक भी शॉट फायर नहीं किया है ईरान के ऊपर। तो ही इज रिस्पेक्टिंग दैट। और उन्होंने 7 बारी बात की है यूएस प्रेसिडेंट से पिछले 40 दिनों में, जिसमें हर बार उन्होंने अपने पॉइंट्स की, अमेरिका की तरफ से जो प्रपोजल्स जा रहे हैं उसमें इजराइल के क्या कंसर्न्स हैं, और अमेरिकन टीम ने इनके सारे कंसर्न्स को अपने 15 पॉइंट्स में डाला हुआ है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जाएगा। लेकिन 2 रेड फ्लैग्स हैं। एक, हॉर्मुज पे ईरान का अभी भी क्लेम, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, वहां पे ट्रंप की एक हार हुई है। आज सुबह जब वो उठे हैं अमेरिका में, उसके बाद उन्होंने 2 पोस्ट किए हैं, उसमें उन्होंने जो मेजर रेड फ्लैग था उसको डेलिबरेटली नहीं बोला। उनका क्लॉज ये था सीज फायर का कि हॉर्मुज को फ्री करो। ईरान की आईआरजीसी मिलिट्री विंग ने हॉर्मुज को फ्री नहीं किया। बिल्कुल। उन्होंने रोक लगा रखी है। सुबह से 10 या 12 जहाज क्रॉस हुए हैं इंस्टेड ऑफ 100, और ऊपर से पैसे ले रहे हैं। तो पैसे वाले मुद्दे को ट्रंप ने बोला ये गलत है, रोक दो। लेकिन उनका जो ये वादा था कि इसको पूरी तरह से फ्री करना है, उस पे जो फ्री नहीं किया है आईआरजीसी ने, इस पे ट्रंप चुप हैं। तो उन्होंने एक और जगह अपनी हार मानी। और एक और नैना 30 सेकेंड्स, जी जेडी वांस को इस नेगोशिएटिंग टीम में डाल के ट्रंप ने एक और ब्लंडर किया है। किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो इस तरह की नेगोशिएशंस होती हैं उसमें नहीं डाला जाता है, क्योंकि पावर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, कि अगर नेगोशिएटिंग टीम्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ मतभेद हैं, तो वो अपने हायर लीडर्स के पास जाते हैं और हायर लीडर्स उसमें कहते हैं कि ठीक है ये पॉइंट ट्रेड ऑफ करो। लेकिन मुझे लग रहा है सर कि जो हायर लीडर्स हैं वो अगर तबाही की बात, धमकियों की बात, उड़ाने धमकाने की बात करें तो शायद वो कुछ समय शांत खामोश बैठे रहें तो ही ज्यादा बेहतर है, वरना वो हाल हो जाता है मेजर शेख नदीम जो ख्वाजा आसिफ कर बैठे। एक तरफ बातचीत की बात है, ऊपर से उन्होंने कैंसर जैसे उड़ाने या मौत या जो भी शब्दों का इस्तेमाल इजराइल के लिए किया, उसके बाद नाराजगी का सामना करना पड़ा और हालात ऐसे हो गए कि पहले तो पोस्ट डिलीट करना पड़ा और उसके बाद में खबरें ये हैं कि नाराजगी से बचाने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए नजरबंद कर दिया है, खामोश कर दिया कि कुछ देर के लिए शांत बैठ जाओ। देखिए, हर मुल्क के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने अपने टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इजराइल एक इविल स्टेट है और ये पूरी दुनिया के लिए कैंसरस। अरे तो इजराइल ने पाकिस्तान को आतंकी स्टेट कह दिया ना। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा देश जो पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है, आतंक पालता पोसता, वो सच्चाई उजागर कर दी ना। ऐसे समय में तो खामोश रह सकते थे। देखिए, दूसरी बात ये है कि ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इसराइल के खिलाफ तो हम सब बोलते हैं। हम तो आके यहाँ मीडिया पे आपके देखें कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने अमेरिका को भी कंडेम किया था। और ये जितने भी ब्रूटैलिटी इन्होंने इस वॉर में की है और जो इनकी इंसेनिटी है, जो इनका मेंटल वो लेवल है, उसको हर चीज़ को उन्होंने टारगेट किया और हर चीज़ को उन्होंने डिफाइन किया कि ये जनाब ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो हमने हर फोरम पर भी इस बात को किया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाद में ठीक है किसी वजह से उन्होंने उसको डिलीट किया और आई डोंट नो। लेकिन मेजर शेख नदीम, आप ये तो मानते हैं ना कि ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेंट कर देता है। पहले एक तरफ ये कहा जाए शहबाज शरीफ का कॉपी पेस्ट वाला वो जो पूरा वाकया हो जाता है, उसको डैमेज कंट्रोल हो पाता, उसके बाद में एक और बड़ा झटका हो गया। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आशीष साहब ने सर ने जैसे कहा है कि इस वक्त देखें ये एग्रीमेंट ऑलमोस्ट पहले से हो चुका है, यानी 75 to 80% ये पहले से हो चुका था, क्योंकि अमान के अंदर इनकी जो निगोशिएशन हुई थी उसमें भी दे हैड ऑलरेडी रीच टू दी एग्रीमेंट। ये ऑलमोस्ट पहुंच गए थे और अमान के शाह ने नेक्स्ट डे उसका अनाउंसमेंट भी कर दी थी। हाँ, अब इसमें कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, एडिशनल चीजें ये हैं, जैसे सर ने कहा कि हॉर्मुज अब आ गई है, ईरान उसके ऊपर टॉल की भी बात कर रहा है, हॉर्मुज पे कंट्रोल की बात कर रहा है, और ट्रंप साहब ने जो उनकी डिमांड है कि हॉर्मुज को ओपन करें अनकंडीशनली। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो एक और एडिशन आ गया है वो है लेबनान का, क्योंकि ईरान ये समझता है कि इस जगह पीस करके आप उस जगह। अब इजराइल ने देखे बड़े टाइम के ऊपर इसको सेंस किया कि क्योंकि उनको लगा कि अमेरिका इज गोइंग फॉर द सीज फायर एंड ही इज गोइंग फॉर द नेगोशिएशन, तो उससे बिफोर ही स्टार्ट तो उन्होंने उसको एज ए स्पॉइलर, क्योंकि वो उसको सैबोटाज करना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, जस्ट टू हैव द एनिहिलेशन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज वन बाय वन। ठीक है, ठीक है। आशीष जी कुछ रिएक्ट कर रहे थे सर, एक क्विक रिएक्शन जी। देखें मेजर, आपको ये समझना पड़ेगा कि लेबनान इज नॉट अगेंस्ट इजराइल।
लेबनान इज इक्वली अगेंस्ट हमास, हमास नहीं, हिजबुल्लाह। लेबनान के क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ने कल बोला है कि हम वॉशिंगटन में इजराइल के साथ बात करेंगे, और उन्होंने सिमिलर वर्डेड कॉशन दिया है इजराइल को, और सिमिलर वर्डेड कॉशन दिया है हिजबुल्लाह को। उन्होंने बोला है कि हिजबुल्लाह शुड ले डाउन द आर्म्स। तो आप लेबनान मत बोलिए, सारा मुद्दा यहाँ हिजबुल्लाह का है, हिजबुल्लाह जो कि ईरान का प्रॉक्सी है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की ये प्रॉब्लम है। जी नैना जी मैं आगे बढ़ूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। वार्ता शुरू होने के पहले ही ईरानी स्पीकर ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर यह है कि पहले जिस तरह से दो अहम पॉइंट्स पर बातचीत की बात है, दो अहम पॉइंट्स अब तक साफ नहीं हुए हैं। पहला पॉइंट है लेबनान में बमबारी रुकनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट है ईरान की जो जब्त संपत्ति है उस पर भी स्थिति क्लियर हो। ईरान चाहता है कि जो उसकी संपत्तियां जब्त हैं विदेशों में उसे रिलीफ किया जाए। इस पर भी अभी तक कोई बातचीत हुई नहीं है। तो क्या बाकी बातचीतें हो चुकी हैं जो 10 पॉइंट्स की बात थी? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि जो तमाम परिस्थितियां हैं वो पहले से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल एक तरफ जब बातचीत हो उसके पहले ये बड़ी बात है, वार्ता शुरू होने से पहले ही ईरान के जो स्पीकर हैं, संसद के स्पीकर गालिबाफ, वो खुद यहाँ पर इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन अब इस बीच दो बड़ी बातें इनकी तरफ से कही गई कि जो दो प्रमुख बातें हैं जिसमें लेबनान का जिक्र उनकी तरफ से फिर किया गया, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अभी तक उस बारे में कोई भी बातचीत क्लियर होती हुई नजर नहीं आई है। यही जो हालात हैं। आज मैं एक बार जल्दी से मेजर शेख नदीम, क्विक रिएक्शन ये आप मुझे बता दीजिए। इसके पहले भी कई बार बातचीत हुई, हर बार बातचीत के बीच में धोखे की बात रही, और यही वजह है कि ईरान ने पहले ये कहा था कि भाई हम इस्लामाबाद की तरफ चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, इसीलिए क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ इन्फ्लुएंस रहता है। उनको ये इस्लामाबाद का मीडिएशन, पाकिस्तान का मीडिएशन भी साजिश वाला नजर आ रहा था। इसीलिए मौजूदा स्थिति में भी उनके इफ एंड बट डाउट्स लगातार नजर आए हैं। उनका ये कहा जाए 50-50 कंफ्यूजन भी नहीं, वो 80-20 वाला कंफ्यूजन है। 80% ना है उनका, 20% पे हाँ है उनका, पाकिस्तान पर भरोसा और ज्वाइनिंग का। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि 75 to 80% तो पहले से एग्रीमेंट इनका, और ऑलरेडी वो पहले से तैयार है। अभी जो एडिशनल चीजें, जैसे आपने ये बताया कि जो बाहर के मुल्कों में जो उनके एसेट्स हैं जो फ्रीज हुए हैं, तो वो भी वो चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपने पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी ये सारे प्रपोजल्स हैं, ये ओरल डिमांड्स हैं। आप मेरे सवाल को आप बाईपास करें, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं है ईरान को? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल भरोसा है। पहले दिन से उन्होंने कहा कि वी ट्रस्ट यू। इसीलिए आप लोगों ने कहा कि जी ये ड्राफ्ट अमेरिका से आया और उन्होंने उनको भेज दिया। उसके बावजूद अगर उसको फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर आप एक्सेप्ट भी कर ले, तो ईरान ने फौरन, इससे पहले कि कोई सोचते, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वी आर रेडी, ओके, और सीज फायर। और ये 2 पॉइंट्स के ऊपर जो इनिशियल 2 पॉइंट्स, या ना मानू, पूरी दुनिया देख रही है, उसमें आया है ना क्लियर मैसेज, ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स, मैसेज फॉर सोशल मीडिया, है ना, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। जल्दी से आशीष साहे जी, क्या ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं? भले ही मुस्लिम कंट्रीज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान पे बड़ा आरोप ईरान लगाता है हमेशा कि वो अमेरिका का समर्थक है, अमेरिका की तरफ इन्फ्लुएंस्ड है? क्योंकि ईरान की जाती दुश्मनी है सऊदी से, और पाकिस्तान के सऊदी से अच्छे रिश्ते हैं। उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रखा है लास्ट ईयर। तो अब वो आज का ही कोई स्टेटमेंट है, पता नहीं कॉरबोरेटेड नहीं है, कि अगर सऊदी पे हमला हुआ तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये इनके डिफेंस पैक्ट का जैसे नाटो का आर्टिकल 5 है उसके बराबर है कि अगर सऊदी पे कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी पे हमला माना जाएगा। उस पैक्ट का एक क्लॉज है, एग्जैक्टली पैरा 5 ऑफ नाटो ट्रीट का है। तो उसमें ईरान को जाहिर है, उनको शक होता है कि ये पाकिस्तान की 3 डेलीगेशन जो सऊदी गई हैं वो क्या डील करके आए, क्या बात की है। लेकिन इन्होंने भी सीबीएम के तहत ईरान के पास भी इन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने ईरान के पास गोला बारूद भेजा है, मिसाइलें भेजी हैं इस लड़ाई के लिए। तो सबका ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है ना, क्योंकि ये क्लैरिटी के साथ। आपको एक बात बताओ, आसिफ मुनीर ने आज से 8-9 दिन पहले, ये की रिपोर्ट है, कॉरबोरेटेड नहीं होती है, कहीं ओपन मीडिया में नहीं है, अचानक बीजिंग पे फोन कर लिया और उसको सीआईए ने क्वेश्चन किया विद इन 4 आवर्स कि आप ये बताएं कि आप हमसे बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं। ये बीजिंग को किसको कॉल किया? आप सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को, आसिफ मुनीर का कॉल था, जिसको सीआईए ने ट्रैक किया, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा। तब इन्होंने बोला अरे नहीं, हम उनको भी पास साथ में रखना चाहते हैं। एंड देन आसिफ मुनीर वेंट बैक टू बीजिंग
रिक्वेस्टिंग बीजिंग टू कॉल अप व्हाइट हाउस कि आप प्लीज बता दीजिए कि हमने कोई और बातें नहीं की। तो ट्रस्ट डेफिसिट का ये हाल है कि अमेरिका इज मॉनिटरिंग द हाईएस्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस ऑफ पाकिस्तान 24/7 थ्रू और वेरियस। सर मुझे लग रहा है कि उठते बैठते सोते जागते हर रूप में तो एक बड़ी भूमिका रहती है, शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है भरोसे की। इसके पहले भी बातचीत को रही। मैं आगे बढ़ूं लेकिन जल्दी से अब अगली बड़ी ब्रेकिंग भी अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर ये है, इजराइल और अमेरिका के जो विध्वंसक मंसूबे हैं उन्हें बड़ा झटका लग चुका है। कैसे? दरअसल इजराइल और अमेरिका ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ईरान में हमले किए थे, लेकिन अब जैसे ही सीज फायर हुआ एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस हमले में ध्वस्त जो ब्रिज है अब वहां पर मरम्मत कार्य शुरू हो चुका है। यूएस हमले के बाद में ईरान ने जिस तरह से रिकवरी शुरू की वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। हमले के बाद में काशान में एक बार फिर से ट्रेन दौड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे यातायात प्रभावित हुआ था अब उसको भी अब बहाल किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक की थी और जो याबाबाद रेलवे ब्रिज है वो एक तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन याबाबाद ब्रिज पर पहली ट्रेन का सफल ट्रायल भी हो चुका है। 7 अप्रैल को ही यूएस इजराइल ने यहां पर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के बावजूद ईरान में ट्रांसपोर्ट सेवा एक बार फिर से बहाल होती हुई नजर आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। ये वो मैसेज है, ऐसा लगता है कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं इसका भी जवाब साहिल सर क्विकली आपसे लेना चाह रही हूँ। ये ईरान का बहुत बड़ा मैसेज है, हमें जितना तोड़ोगे हम मजबूती से रिकवर होंगे और हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार ये लग रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज करेंगे, ईरान की अर्थव्यवस्था को गिराएंगे तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा। ये एक बड़ा मैसेज है क्या? बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत वेलकम मैसेज है। देखिए युद्ध एक पागलपन है, चाहे वो कोई देश कर रहा हो, कोई नेता कर रहा हो। तो युद्ध के बाद आदमी को जीने का, ये सैलिनेशन पॉइंट प्लांट्स पे हमला कर रहे थे, अब ये पागलपन से बाहर आ रहे हैं और हमें खुशी है कि जितनी तेजी से अपने इंफ्रा को, क्योंकि उस पे लोगों की जिंदगी है। आप देखिएगा इसके 40 से 50% कॉन्ट्रैक्ट्स ईरान को रीबिल्ड करने को अमेरिकन कंपनीज को जाएंगे। ये आप युद्ध विराम के बाद तुरंत देखिएगा। लेकिन फिर भी इतनी तेज रिकवरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट है। काफी कुछ रशिया से इनके पास अभी सपोर्ट फिर से आई हुई है पिछले 3-4 दिनों में। रशियन प्रीमियर ने खुल के बोला भी है कि हम आपकी हेल्प करेंगे रिक्रिएशन में। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि वो उतना बर्बाद नहीं हो गए जितना ट्रंप कह रहे थे। जी यनाना जी बिल्कुल है। अब जल्दी से मेजर शेख नदी में एक तरफ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाल होने की बात होती है, पाकिस्तान ईरान से ये सारी चीजें क्यों नहीं सीख पाता? ठीक है मध्यस्थता की बात है, लेकिन वहां पर अपने घर में वहां पे 2 दिन से बड़े तबाही मच रही है। चलिए मैं तबाही पर बाद में बात करूं, लेकिन ये रिकवरी पर क्या कहेंगे आखिर? देखिए बहुत अच्छा साइन है, जैसा सर ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है। इनको जल्द से जल्द अपने इंफ्रा को रेस्टोर करना चाहिए ताकि आवाम को जो सहूलतें हैं वो मिले। लेकिन अमेरिकन यहाँ पे अब नहीं आएंगे क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। जिस तरह से इनकी लीडरशिप को टारगेट किया गया है उसमें स्पाई रोल रहा है इंडिया का भी, इजराइल का भी और अमेरिकन का भी। तो मैं नहीं समझता कि ये इन तीनों को अब आने देंगे। तो आप भी ये भूल जाए जो आप, अरे जनाब इंडिया का आप देखिए, बात अभी अच्छी होते होते आपने जिस तरह से एक जो तार छेड़ने की कोशिश की ना, ईरान के साथ में कौन सी सीमाएं कनेक्ट होती हैं? अरे ईरान हमेशा इंडिया की तरफ से बातचीत कही गई शांति की, प्रेम की, दिखावे वाली बात नहीं होती ना कॉपी पेस्ट वाली बात होती है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ ये जो रीजन है ना हमारा, जहाँ हम सब रहते हैं, इस रीजन में पीस होना चाहिए, यहाँ सबकी जो है ना म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के सोवरेनिटी की। और इंडिया के पास तो बहुत अच्छा लेवरेज है कि बड़े भाई के तौर पर ये सारा के अंदर एक्ट करके और ईरान को भी शामिल करके ये एक इस रीजन के अंदर एक बड़े भाई का रोल प्ले कर सकता है। जैसे सर आशीष ने भी कहा कि देखिए जंगे जो है पागल लोग छेड़ते हैं, अमन ही असल जो है खुशहाली की वो की है और चाबी है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि 80% ऑलरेडी तय है मामला, तो अब बाकी 20% के ऊपर बात होनी है। लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान ईरान का नहीं है, पूरी दुनिया को अमेरिका से, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान इंडिया का वनडे मैच की तरह है कि आखिरी बॉल के ऊपर जो है ना वो मैच का फैसला होगा। हम सब उस वक्त तक जो है ना वो बिल्कुल एज के ऊपर बैठे रहेंगे। आपने कहा कि इंडिया को ईरान को भी शामिल करना चाहिए। अखंड भारत की बात तो हम हमेशा करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और बहुत ढेर सारे हिस्से हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर ऐसा हुआ तो वो तस्वीर भी बनेगी, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में तो जरूर एक पॉजिटिव होप यहाँ पर नजर आती है कि मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो खत्म हो। कल की बैठक में बहुत कुछ पता चलेगा। आप दोनों ही खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स आपने दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए मैं बता देती हूं कि पाकिस्तान में एक तरफ जिस तरह से मेज सज रही है, बातचीत हो रही, वार्ता में दो धुरंधर आमने सामने हैं और सबके अपने अपने क्या क्या पक्ष रहने वाले हैं, वो भी जल्दी से जान लीजिए। आखिर किसका क्या पक्ष है, क्या सहमति बनेगी नहीं बनेगी, वो तो बात की बात है। अब समझिए अमेरिका का पक्ष और ईरान का पक्ष क्या है। अमेरिका कहता है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना होगा ईरान को, तभी बात होगी। ईरान कह रहा है युद्ध का स्थायी अंत होना चाहिए, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। अब दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम खत्म करने पड़ेंगे, सारे प्रोग्राम छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन ईरान कहता है कि जो पाबंदियां हम पर लगाई गई, ईरान पर प्राइमरी सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शंस सब खत्म करने होंगे। अमेरिका कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर सख्ती होगी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का पक्ष है सीज की गई हमारी तमाम संपत्तियों को भी रिलीज करना होगा, पूरी दुनिया में जो संपत्तियां सीज की गई हैं। अमेरिका का पक्ष है कि बगैर टैक्स हॉर्मुज को खोलना होगा, लेकिन ईरान कह रहा है भाई कि टैक्स तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो हमारे युद्ध में जिस तरह से ईरान को डैमेज किया, युद्ध का नुकसान का मुआवजा भी अब देना होगा, भरपाई भी अमेरिका और इजराइल को करनी होगी। ये अमेरिका और ईरान का पक्ष क्लियर कट सामने आ चुका है। इसके अलावा युद्ध को लेकर अब सबकी अलग अलग बातें जरूर हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये पक्ष सहमत, एक तरह से दोनों पक्ष सहमत हो जाएं। लेकिन जंग बंदी की मेज तो सजी, शांति की बातें भी हो रही थी, लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। शांति के समझौते पर दस्तखत से पहले इजराइल ने लेबनान को कब्रिस्तान बना दिया। जी हां, बैरूत से लेकर टायर तक आसमान से ऐसी ऐसी मिसाइलें बरसी कि देखते देखते यहाँ पर हंसते खेलते शहर खंडर में तब्दील हो गए। लाशों का ऐसा अंबार लगा कि कफन भी कम पड़ गए। आईडीएफ का दावा है कि वो हिजबुल्लाह को मिटाकर ही रहेंगे, लेकिन सवाल ये कि क्या मलबे में दबी वो मासूम चीखें भी हिजबुल्लाह थी? क्या ममता की आड़ में छिपी वो मां भी लड़ाकू थी? आज हम आपको दिखाएंगे नेतन्याहू की वो हट धर्मी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं बल्कि लेबनान की खौफनाक हकीकत है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने पिछले 40 दिनों की कसर महज चंद घंटों में निकाल दी। इजराइल के बारूद ने लेबनान की जमीन को ऐसा छलनी किया कि चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। अस्पतालों में जख्मियों की तादाद हर बीतते मिनट के साथ आंकड़ों को डरा रही है। आईडीएफ ने कहा कि निशाना हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, लेकिन मंजर कुछ और ही गवाही दे रहा है। क्या ये खंडहर होते घर ठिकाने थे? क्या गलियों में बिखरा ये खून हिजबुल्लाह का है? नेतन्याहू की जिद ने लेबनान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है। अब जरा रूह कपा देने वाली तस्वीर को देखिए। ये बच्ची जो शायद ठीक से चलना भी नहीं सीखी, वो मौत से बचने के लिए दौड़ रही है। पीछे एक भयंकर धमाका होता है। गगनभेदी आवाज इतनी तेज थी कि इस मासूम ने अपने नन्हे हाथों से कानों को दबा कर रख लिया। सवाल उठता है नेतन्याहू से, सवाल उठता है आईडीएफ से, क्या ये बच्ची भी हिजबुल्लाह है? क्या इसके कानों में गूंजती वो धमाके की आवाज इजराइल की जीत का संगीत है? ये बच्ची जिस तरफ भाग रही है वहाँ भी मौत है, और जहाँ आई है वहाँ भी तबाही है। ये डर, ये खौफ इजराइल की उस क्रूरता की कहानी कह रहा है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तबाही की एक और तस्वीर भी देखिए। सड़कों पर सब कुछ सामान्य लग रहा है, गाड़ियां गुजर रही है, दो लोग बेफिक्र होकर पैदल जा रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल आसमान से मौत बरसने वाली है। एक जोरदार ब्लास्ट और पलक झपकते ही सब कुछ राख हो गया। इंसान के शरीर के चीथड़े हवा में उड़ गए। काले धुएं के गुबार ने जिंदगी की हर उम्मीद को निगल लिया। ये हमला नहीं, ये कत्लेआम है। ये इजराइल की वो बर्बरता है जो ये साबित करने पर तुली है कि उसके पास सिर्फ बारूद है, संवेदना नहीं। जंगबंदी हो जाएगी, हथियार शांत हो जाएंगे, लेकिन जो घाव इजराइल ने लेबनान की रूह पर दिए हैं वो कभी नहीं भरेंगे।
नेतन्याहू की हठधर्मी ने हजारों जिंदगियां ली। क्या दुनिया अब भी खामोश रहेगी? क्या मासूमों के खून से सनी ये जीत इजराइल को सुकून देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, दक्षिणी लेबनान में इजराइल का खौफनाक हमला नजर आया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है पत्रकारों वाले इलाके पर बड़ा हमला किया है। इजराइल का ये हमला कई लोगों पर भारी पड़ा। दक्षिणी लेबनान में पत्रकारों वाले इलाके पर हमले की खबर है। इब्न अल साकी में पत्रकारों के ठिकानों पर जोरदार मिसाइल अटैक किए गए। देखिए यहाँ पर वो तस्वीरें भी सामने आई, फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा है, देखिए कैमरे भी नजर आते हैं और यहाँ आपको कैमरों के साथ साथ लोग नजर आ रखे हैं। जहाँ पर कवरेज की जा रही थी, अचानक से वहां पर जोरदार धमाका हुआ। धमाका बहुत जोरदार कि काफी दूर तक उसकी कंपन और उसकी गूंज, उसका शोर सुनाई दिया और उस जगह पर धमाके की तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। दरअसल जिस रूप में लगातार यहाँ पर तनाव है, लगातार तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं और अब उन्हीं लोगों पर ही हमले किए गए। मानो ये नेतन्याहू का गुस्सा है, नाराजगी है। वो नहीं चाहते कि उनका क्रूर चेहरा दुनिया देखे और यही वजह है क्या कि अब पत्रकारों पर भी इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। लेबनान पर हमले करके क्या फंस गए हैं नेतन्याहू, ये बड़ा सवाल है। तो स्टामर ने दरअसल नेतन्याहू को फटकार लगाई है और सीजफायर के बीच में लेबनान में हमला करना बहुत गलत है। इजराइल को लेबनान से हमले रोकना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि हमला सीजफायर का उल्लंघन है या नहीं, लेकिन ब्रिटेन के पास में सीजफायर की पूरी डिटेल्स नहीं है। एक बात तो साफ है कि हमले गलत हैं जो रुकने चाहिए। ये बात प्रतिक्रियाएं एक तरह से सामने आ रही है। वहीं तुर्की का भी ऐतराज सामने आ चुका है। वार्ता में सभी पक्ष सुलह वाला रवैया दिखाएं। सभी पक्षों को लचीला होना पड़ेगा, धैर्यपूर्ण रचनात्मक नजरिए रखने होंगे। सीजफायर की शर्तों में लेबनान भी शामिल किया जाए, ये बात भी कही गई। लेबनान समेत हर जगह सीजफायर होना ही चाहिए, ये भी बातें तुर्की की तरफ से की गई। लेकिन इसमें जो अहम बात है, समझिए, अब तक 60 से ज्यादा देशों ने इजराइल की निंदा की है। ये बड़ी बात यहां पर सामने आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल बड़ा है, ये कैसा सीजफायर है जहां शांति की बातों के बीच धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल ने बेरूत को शमशान बनाया तो हिजबुल्लाह ने भी चुप्पी तोड़ दी। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट काल बनकर गिरे हैं। क्या ये पलटवार सीजफायर की उम्मीदों पर पानी फेर देगा? क्या नेतन्याहू और हिजबुल्लाह की ये जंग किसी के रोके नहीं रुकेगी? लेबनान की बर्बादी का बदला या फिर इजराइल को आखिरी चेतावनी? दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों से एक साथ 6 रॉकेट गरजते हुए नॉर्थ इजराइल की तरफ लपके। आसमान में धुएं की लकीरें खिंच गई और इजराइल की सीमावर्ती शहरों में सायरन की चीखें गूंजने लगी। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि अगर बेरूत की इमारतों को गिराया जाएगा तो तेल अवीव और हाइफा भी चैन से नहीं सोएंगे। ये हमला तब हुआ जब दुनिया सीजफायर की उम्मीद लगाए बैठी थी। इजराइल के आयरन डोम ने कुछ रॉकेटों को हवा में नाकाम किया, लेकिन दहशत का जो रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागा है उसने शांति वार्ताकारों की नींद उड़ा दी है। सवाल ये है कि क्या ईरान का हिजबुल्लाह पर अब भी वो कंट्रोल बचा है जो फिर नेतन्याहू की जिद अमेरिका की हर शांति योजना को मलबे में तब्दील कर देगी। एक तरफ डिप्लोमेसी की सूट बूट वाले चेहरे हैं, दूसरी तरफ मोर्चे पर तैनात वो लड़ाके जिनके हाथ सिर्फ ट्रिगर दबाना जानते हैं। ये कैसा विरोधाभास है? कागजों पर शांति की शर्तें लिखी जा रही हैं और जमीन पर लाशों की गिनती जारी है। जानकार मानते हैं कि ये वार पलटवार सीजफायर में सबसे बड़ा
रोड़ा बन सकता है। इजराइल चाहता है कि समझौते से पहले हिजबुल्लाह को इतना कमजोर कर दे कि दोबारा सर न उठा सके। वहीं हिजबुल्लाह ये दिखा रहा है कि वो घुटने टेकने वाला नहीं है। जब तक ये ईगो की जंग जारी रहेगी, सीज़फायर सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। बेरूत की गलियां हो या उत्तरी इजराइल के इलाके, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध है। लेबनान से लेकर इजराइल तक जनता तराही तराही कर रही है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को शायद अभी और खून बहाने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान से इस वक्त की। ईरान की वार्ता टीम में 2 नाम और शामिल हो गए हैं। वो कौन से नाम हैं? वो बड़े नाम मोहम्मद बगैर, जोल घाद्र भी इस दौरान शामिल होंगे, अहमद वाहिदी भी इस वार्ता में शामिल रहने वाले हैं। अब ये दोनों बहुत सख्त अभी तक माने जाते हैं, जोल घाद्र और वाहिदी। दरअसल अब तक अराक्ची और गालिबाफ का नाम शामिल था। अब ईरान की तरफ से ये 2 और नाम सामने आए हैं जो कि इस चर्चा में शामिल रहने वाले हैं। और ये कहा जाए कि सेना का पक्ष रखेंगे, IRGC का पक्ष रखेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। देखने वाली बात है कि आखिर ईरान की इस वार्ता टीम में 2 नाम जो सामने आए हैं, क्या अब अब्बास अराक्ची इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, या फिर जिस तरह से नाम किया जा रहा था ईरान के स्पीकर का, क्या अब उनकी जगह मोहम्मद बगैर और जोला घाद्र शामिल होने वाले हैं, और या फिर 4 लोगों की टीम शामिल होगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि अब ईरान की तरफ से नाम स्पष्ट हो चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल का स्पेन पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। किरियात गात ऑपरेशन रूम में स्पेन को अब बाहर कर दिया गया है। इजराइल के विरोध पर नेतन्याहू का ये कड़ा एक्शन है। इजराइल स्पेन के बीच में अब रिश्तों में दरार आ रही है। कूटनीतिक रिश्ते अब खटास की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर जान लीजिए, इजराइल का स्पेन पर बहुत बड़ा एक्शन ये है कि किरियात गात ऑपरेशन से अब स्पेन को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि स्पेन ने इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं इजराइल को कटघरे में खड़ा किया था। लेबनान पर हमले हो या ईरान पर जिस तरह से बातचीत के बीच में हमले किए गए थे, उसके बाद में नाराजगी जाहिर की गई थी। और अब ये देखिए, नेतन्याहू का अब कड़ा एक्शन इस पर नजर आया है। इजराइल स्पेन के बीच में कूटनीतिक रिश्तों में अब दरार की खबरें भी जमकर सामने आ रही हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या दुनिया को एक बार फिर से शांति के नाम पर धोखा दिया जा रहा है? क्या सीज़फायर की मेज पर जो दस्तखत होने वाले हैं वो सिर्फ एक अल्प विराम है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई के तेवर अभी भी ठंडे नहीं पड़े। खामनेई ने साफ कह दिया कि जंग बंदी भले हो जाए, लेकिन शहादत के खून का हिसाब चुकता किया जाएगा। यानी आग अभी बुझी नहीं, सिर्फ दबाई जा रही है। एक तरफ अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों को सबक सिखाने की धौंस है, तो दूसरी तरफ इजराइल को जड़ से मिटाने की धमकी। क्या 28 फरवरी वाली कहानी एक बार फिर से दोहराई जाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बातचीत के पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई है। फोन पर बातचीत की खबर है। लेबनान पर सीज़फायर को लेकर बातचीत हुई, लेकिन सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि ये बहस थी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खूब खरी खरी सुनाई है। ये भी बात इस दौरान सामने आ रही है। बातचीत से पहले यूएस इजराइल में तनातनी है। लेबनान में सीज़फायर को लेकर बहस हुई। दरअसल लगातार इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि लेबनान पर अटैक हो इस बातचीत के बीच में सीज़फायर को लेकर। लेकिन अब इजराइल उस पर तैयार नहीं है, नेतन्याहू तैयार नहीं है। इस वार्ता के पहले नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई, लेकिन यहाँ पर वो बातचीत बहस में तब्दील हो गई। तमाम बड़ी खबरें तो लगातार जंग से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जा रही हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।